एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज साथी के ऊपर। और इस नॉलेज साथी चैनल और इस नॉलेज साथी प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने आपके साथ पहले भी बहुत सारी चीजें शेयर की हैं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको हम लिंक भी शेयर करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो इससे संबंधित ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और हमारा जो मोबाइल ऐप है वो उसके जरिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आज का टॉपिक है कि क्या आप एनएबीएच फिफ्थ एडिशन के 32 क्वालिटी इंडिकेटर्स को सीखना चाहते हैं या नहीं। एक बार जैसा कि आप सभी ने अपना इंटरेस्ट शो किया इस सेशन के लिए, तो इस सेशन में हम सबसे पहले किस चीज के बारे में जानेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि बेसिकली क्वालिटी इंडिकेटर्स है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के जरिए हमको कुछ डेटा कैलकुलेट करना होता है और जब एनएबीएच असेसर्स आते हैं हमारे हॉस्पिटल में तो हमें वो चीज एक्सप्लेन करनी होती है। बट क्या वो डेटा जो वो कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्या उसका सैंपल साइज सही है या नहीं, क्या उसकी कैलकुलेशन वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्या उन्होंने उसकी स्पेसिफिक गाइडलाइन के बारे में समझा। ये सारी चीजें मैं कई बार कमी के तौर पे देखता हूँ। मैं पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में इसी चीज पे काम कर रहा हूँ एज ए एनएबीएच असेसर, एज ए एनएबीएच कंसल्टेंट। तो मैं बहुत बार अस्पतालों में और इन चीजों को लेके देखता हूँ कि अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आज हम इस सेशन के दौरान ये सारी चीजों को सही से समझेंगे। और कई बार लोगों को इंग्लिश क्लियर ना होने की वजह से या अच्छे से ना आने की वजह से भी कई बार लोगों को बातें समझ नहीं आती हैं कि जो एनएबीएच स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है वो क्या है और एग्जैक्टली उनको क्या करना है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले समझते हैं कि एनएबीएच इंडिकेटर के तौर पे जो क्वालिटी इंडिकेटर्स बताए गए हैं वो इंडिकेटर्स क्या हैं और उन इंडिकेटर्स का मतलब क्या है। तो उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिकेटर होता क्या है। तो चलिए एक डेफिनेशन के जरिए इस चीज को समझते हैं। एन इंडिकेटर रेफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट क्वांटिफाई इनपुट, आउटपुट, डायमेंशंस ऑफ प्रोसेसेस एंड आउटकम। बेसिकली एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या एक नंबर जो कि आपको कहीं से मिलता है। आप एक डेटा कलेक्ट करते हो और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे, उस नंबर के आधार पे आप अपने प्रोसेसेस को, अपने इनपुट्स को, अपने आउटपुट्स को एक आउटकम के तौर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो या एनालाइज करने की कोशिश करते हो या उस डेटा के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो। An indicator or measure can be simple and a single measure aspect of a process or a composite. Basically एक इंडिकेटर या एक कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उसके जरिए आप एक सिंपल और एक सिंगल इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हो, एनालाइज करते हो और उस प्रोसेस को क्लियर करने की कोशिश करते हो। आगे ढेर सारे एग्जांपल के जरिए हम इस चीज को समझेंगे। The term indicator is sometimes preferred if the measurement relates to the performance, but it is not exclusive measure of such performance. For example, the number of complaints is an indicator of dissatisfaction, but not an exclusive indicator of it. So basically यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी भी सर्विसेज को या किसी भी प्रोसेस के आउटकम को समझना चाहते हो, उसके रिजल्ट को समझना चाहते हो, उसकी परफॉर्मेंस को समझना चाहते हो, तो आपको एक एक्सक्लूसिव मेजर पे काम करना होता है। एक्सक्लूसिव मेजर कि उसका रिजल्ट क्या है और उस रिजल्ट से हमको क्या मिल रहा है और जो मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए हम इंडिकेटर को करते हैं और उसका डेटा कलेक्शन करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप पेशेंट का सेटिस्फेक्शन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उनकी कंप्लेंट को ट्रैक करना होगा। कंप्लेंट के अलावा पेशेंट फीडबैक फॉर्म को इवेल्युएट करना होगा, कितने लोगों का पेशेंट फीडबैक लिया गया, कितने लोगों की कंप्लेंट थी और कितने लोग उसमें से डिससेटिस्फाइड थे, मतलब कि असंतुष्ट थे। तो यदि आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हो, एनालाइज करते हो और उसे कैलकुलेट करते हो तो उसके आधार पे आपको एक आंसर मिलता है
कि बेसिकली आपके हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोग आपसे संतुष्ट हैं और कितने प्रतिशत लोग आपसे असंतुष्ट हैं। तो ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जिसको हम एक इंडिकेटर के तौर पे हर महीने डेटा कैप्चर करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है। बेसिकली एक जो हॉस्पिटल या किसी भी इंडस्ट्री में जब हम पर्टिकुलर कुछ टारगेट ऑडियंस को या पर्टिकुलर कुछ टारगेट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए डिसाइड करते हैं, तो उन एरियाज के लिए हम कुछ टारगेट इंडिकेटर प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने हॉस्पिटल में वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए एक इंडिकेटर हो गया। आप पेशेंट का सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो एक इंडिकेटर हो गया। आप ओपीडी का वेटिंग टाइम देखना चाहते हो, लैब का वेटिंग टाइम देखना चाहते हो, रेडियोलॉजी सर्विसेज का वेटिंग टाइम देखना चाहते हो, डिस्चार्ज में होने वाला समय कितना समय लगा वो देखना चाहते हो, आईसीयू में कितने पेशेंट आपके रीएडमिशन हो रहे हैं इन हाउस विद इन 48 आवर्स वो आप देखना चाहते हो। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं। अगर आप उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना चाहते हो और उसके डेटा को मंथ टू मंथ एक्सप्लेन करके एनालाइज करके और इवेल्युएट करना चाहते हो सो दैट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सको और समय रहते जो करेक्शंस आपको करने हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शंस आपको लेने हैं, वो आप ले सको। तो इसके लिए हम कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को टारगेट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनएबीएच में पिछले वर्जन में 4th एडिशन में लगभग 70 इंडिकेटर्स के आसपास थे। जिस 70 इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ एडिशनल इंडिकेटर का भी रिकमेंडेशंस था, जिसमें हमें 4 मैनेजरियल इंडिकेटर और 4 क्लिनिकल इंडिकेटर एक्स्ट्रा अपने आप से बनाने होते थे और उनका डेटा कलेक्शन करके हमें उसका करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन करना होता था। सो आज हम बात कर रहे हैं एनएबीएच 5th एडिशन के बारे में। इस एनएबीएच 5th एडिशन में टोटल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो 32 एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि हर एक हॉस्पिटल को कैप्चर करने हैं, उनका मंथली रिपोर्ट बनाना है, उसका इवैल्यूएशन करना है, उसको मॉनिटर करना है और फर्दर करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन भी लेना है। तो आइए समझते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैव टू सिस्टमैटिकली मॉनिटर, इवैल्यूएट एंड कंटिन्यूअसली इम्प्रूव सर्विस परफॉर्मेंस। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर चुनते हैं उनकी मदद से आप अपनी सर्विसेज को मॉनिटर कर पाते हैं सिस्टमेटिकली, आप उन सर्विसेज को इवेल्युएट कर पाते हैं, उनके आउटकम को देख पाते हैं और लगातार उन पे अपनी निगाह बनाए रखते हैं, जिससे कि आप अपनी सुविधाओं की, अपने अस्पताल की परफॉर्मेंस को चेक कर सकें और बेहतर बना सकें। By themselves, KPI cannot improve performance. However, they do provide continuous progress towards goals and objectives as well as opportunities for sustainable improvements. यहाँ पे अगर आप अपनी KPIs को मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करते हैं, अगर आप उनको कंटिन्यूअसली फोकस नहीं करते हैं, अगर आप उनके लिए कोई गोल सेट नहीं करते हैं, अगर आप उनके लिए कोई बेंचमार्क सेट नहीं करते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को लगातार ध्यान में नहीं रखते हैं जो कि वहां पे दिखाई दे रही हैं। जैसे कि अगर किसी भी डेटा को आप मंथली एनालाइज कर रहे हो और एनालाइज करते समय आपको दिखाई दे रहा है कि अरे ये परसेंटेज तो हमारी डाउन जा रही है और इस परसेंटेज डाउन जाने की वजह ये कि इतने प्रतिशत लोग हमारे सेटिस्फाइड नहीं है या ये डेटा जो है वो हमारा एज पर बेंचमार्क कम जा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप समय समय पे ध्यान रखते हो तो आप इन चीजों को बहुत क्लियर कट समझ पाते हो कि बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का रोल क्या है। अब ये जो इंडिकेटर्स है वो बनाए क्यों गए और वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करते हैं। मतलब कि एनएबीएच ने 70 इंडिकेटर्स की जगह 32 इंडिकेटर्स क्यों कर दिए और 32 इंडिकेटर्स को कैप्चर करने के पीछे राज क्या है। मतलब कि आपको ये डेटा क्यों कैप्चर करना है। जनरली लोगों को ये इंफॉर्मेशन क्लियर ही नहीं है, उनको बस लगता है कि एनएबीएच का सर्टिफिकेट लेना है तो ये 32 इंडिकेटर्स का डेटा कैप्चर करना है। लेकिन उस डेटा के कैप्चरिंग से अस्पताल को क्या फायदा होने वाला है या उनको क्या नॉलेज मिलने वाली है उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आइए अब इसमें समझते हैं कि बेसिकली किसी भी डेटा को कैप्चर करने के लिए, किसी भी इंडिकेटर को कैप्चर करने के लिए आपको क्या-क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं और उनसे आपको क्या-क्या मदद मिलती है।
तो नंबर 1 पॉइंट है कि एस्टैब्लिश बेसलाइन इंफॉर्मेशन और द करंट स्टेट ऑफ द परफॉर्मेंस। सबसे पहली बात आपको ये पता लगती है कि आपके अस्पताल में वो पर्टिकुलर सर्विस, वो पर्टिकुलर जो एरिया है जहां पे आप उस डेटा को कैप्चर कर रहे हैं या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को कैप्चर कर रहे हैं, तो उसका स्टेटस क्या है, आज की डेट में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। आपको एक बेस लाइन डेटा मिलता है, आपको रॉ डेटा मिलता है कि आज आप उस बारे में नहीं सोचते थे अब तक, लेकिन अब आप सोचना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको नहीं पता था पहले कि आपके यहाँ ओपीडी में कितना वेटिंग टाइम था। आपको लगता था हाँ 1 आध घंटे में तो हो ही जाता होगा, बट एग्जैक्ट आइडिया आपको नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डेवलप करा और उसका डेटा कैप्चर करना शुरू किया, तो आपको पता लगा कि अरे हमारे यहाँ तो 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है। तो फिर आपको पता लगा अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, तो आपको इसको कम करने के लिए आप उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि आपको बेस लाइन इंफॉर्मेशन पता लगती है अगर आप अपने डेटा को कैप्चर करते हैं। दूसरा पॉइंट, सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड टारगेट टू मोटिवेट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पे आपको पता लगता है कि आप जो डेटा कैप्चर कर रहे हो उस डेटा की परफॉर्मेंस आपको पता लग गई। अब जब आपका ओपीडी का वेटिंग टाइम का एग्जांपल दोबारा से लेते हैं कि अगर आपका ओपीडी का वेटिंग टाइम का टारगेट आप मानते हो कि हर एक मरीज को 1 घंटे के अंदर ओपीडी में डॉक्टर को दिखा देना चाहिए या उसकी कंसल्टेशन हो जानी चाहिए, लेकिन आपका एक्चुअल वेटिंग टाइम 2 घंटे से ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट करेंगे, अपना बेंचमार्क सेट करेंगे और अपने टारगेट को फोकस करेंगे। सो हर महीने आप इस तरीके की कोशिश करेंगे, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेंगे, कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे, जिससे कि आपका वेटिंग टाइम कम हो सके। सो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे-धीरे बेहतर हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, मेजर एंड रिपोर्ट इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम। आप समय-समय पे अब ये सारी जानकारी अपने मैनेजमेंट के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में और अपने अस्पताल के अन्य लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि आज आप उस टारगेट को कैसे अचीव कर पा रहे हैं, क्या एग्ज़ैक्ट डेटा आपको मिल रहा है, कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, आने वाले समय में हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयर परफॉर्मेंस अक्रॉस जियोग्राफिक लोकेशन। यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के जो डेटा हैं उनको आप कंपेयर कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लोकेशन वाइज आप देख सकते हो कि जैसे आज आपके शहर में अगर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का डेटा आप कंपेयर करना चाहें तो वो देख सकते हैं कि भाई एक शहर में या दूसरे शहर में कैसे ओपीडी का वेटिंग टाइम कितना होता है, वो टारगेट क्या करते हैं और कैसे उसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे उसको मॉनिटर करते हैं, कैसे वो इम्प्रूव करते हैं। या एक हॉस्पिटल में ही 2 डिपार्टमेंट की ओपीडी का वेटिंग टाइम में कितना डिफरेंस है और आप कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बेंचमार्क परफॉर्मेंस अगेंस्ट रीजनल एंड इंटरनेशनल पीयर्स और नॉर्म्स अलाउ स्टेक होल्डर्स टू इंडिपेंडेंटली जज हेल्थ केयर सेक्टर परफॉर्मेंसेस। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है जो आपके बेंचमार्क आप बनाते हो, आप अपने टारगेट्स जो बनाते हो, आप अपने जो ऑब्जेक्टिव बनाते हो उस पर्टिकुलर सर्विसेज को लेके उसके अगेंस्ट में आप अपने आप को कंपेयर कर पाते हो अपने लोकल एरिया में, अपने अपने शहर में, अपने स्टेट में, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, कि वहां पे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं ने अपनी जो बेंचमार्क बनाए हुए हैं वो क्या है और आज आप क्या उस बेंचमार्क को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। Next point is the data need to be analyzed and risk, rate and trend for all the indicators have to be demonstrate for appropriate action। यहाँ पे बात की जा रही है जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप एनालिसिस आप कर रहे हो, साथ ही साथ उसके रिस्क देख रहे हो, क्या रेट्स निकल के आ रहे हैं, क्या उसकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है और किस तरीके का ट्रेंड है, जिस ट्रेंड के लिए आपको इंडिकेटर के इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, समय-समय पे लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि देखिए अगर आप ये काम करते हैं तो इससे हमारा वेटिंग टाइम बढ़ सकता है, तो इसको समय-समय पे आप उसे उनको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए सो दैट हमारा वेटिंग टाइम कम हो सके। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इन इंडिकेटर्स को मेजर करते ही क्यों हैं? तो सबसे पहला वजह है वो ये है कि हम अपने फैक्ट फाइंडिंग्स को फोकस करते हैं और जो डेटा हमें मिलता है, जो फैक्ट्स हमें मिलते हैं, उसे हम मैनेज करने के लिए, हम उसे संतुलन बनाए रखने के लिए हम आगे इस चीज़ पे काम करते हैं। दूसरी वजह है कि हम एडवांटेजेस को, जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, उनके बीच में हम गैप को फ़ोकस करते हैं और उसकी रियलिटी लोगों के साथ में
कंपेयर करते हैं और उनको प्रेजेंट भी करते हैं। टू हेल्प मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट, हम ज्यादातर डिसीजंस अपने फैक्ट के बेसिस पे लेते हैं, जो डेटा हमें मिलता है उसके आधार पे हम लेते हैं। टू हेल्प प्रायोरिटाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, हम समय समय पे अपनी प्राथमिकताओं को फोकस करते हैं और अपने इम्प्रूवमेंट एरियाज को देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सुविधाओं को, इन सर्विसेज को कैसे सुधार सकते हैं, पहली प्राथमिकता देके। टू रिकॉग्नाइज सक्सेस, हम समय समय पे अपनी सक्सेस को भी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि किस तरीके से आपको किस सर्विसेज में सक्सेसेस मिल रही हैं, आपका जो क्वालिटी है वो 100% एज पर द बेंचमार्क काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए हम समय समय पर अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाते हैं और देखते हैं कि हमको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या फायदे हो रहे हैं और किस तरीके का डेटा हमें मिल रहा है, सो दैट आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ फोकस कर सकें। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि इंडिकेटर को क्यों कैप्चर किया जाता है। अब यहाँ पे हम इंडिकेटर्स को 3 पॉइंट ऑफ व्यू पे समझते हैं कि ये हम क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं। तो सबसे पहला वजह है कि हम अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे वो एज अ पेशेंट हो, चाहे उनके अटेंडेंट्स हो, जो हमारे तक आते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल की सर्विसेज को यूज करते हैं, तो उनके सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए हम इन इंडिकेटर्स को फोकस करते हैं और डेटा को कैप्चर करते हैं। दूसरी वजह है कि हम अपने जो आउटकम्स हैं, जो क्वालिटी के फोकस एरियाज हैं, जिन पे कि हमें हमेशा, चाहे हमें एक्रेडिटेशन कराना हो, चाहे हमें एक्रेडिटेशन ना कराना हो, हमें फोकस करना ही चाहिए। तो उनके आउटकम्स को लेके, उनके की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को लेके हम फोकस कर पाते हैं अपने उस पर्टिकुलर सर्विसेज को लेके कि कैसे सुधारा जाए, उसमें अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट को या यूज करने वाली ऑडियंस को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है, ये सब चीजों पे फोकस करते हैं। फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि हमको अपनी परफॉर्मेंस को, की प्रोसेसेस की परफॉर्मेंस, बेसिकली एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो कि आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, उसमें कितना समय लगता है, आपके डिस्चार्ज का प्रोसेस क्या है, उसमें कितना समय लगता है, आपको डॉक्टर को दिखाने में कितना समय लगता है, उसमें क्या समय लगता है, पेशेंट का सैंपल कलेक्शन होने में क्या समय लग रहा है, उसकी रिपोर्ट मिलने में कितना समय लग रहा है, एक्सरे होने में कितना समय लग रहा है, अल्ट्रासाउंड होने में कितना समय लग रहा है, एक मरीज का ओटी होने में कितना समय लग रहा है, और अगर हॉस्पिटल का कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो उसको सही होने में कितना समय लग रहा है। ये मैं जनरल एग्जांपल देके के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो सामने लिखा है उसको अगर आसान भाषा में समझें तो वो क्या है और हमें क्यों इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए और किस तरीके की बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बेसिक पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लिए, कि सब अगर आप डेटा कलेक्शन करना चाहते हो, आप किसी सर्विसेज को इवेल्युएट करना चाहते हो, आप किसी भी चीज पे ध्यान देना चाहते हो, तो उस पे फोकस करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला तरीका है कि आप टारगेट एरिया के लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब वो रिकॉर्ड क्या हो सकता है, वो रिकॉर्ड हो सकता है आपका रजिस्टर के फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में, आप उसको समय समय पे रजिस्टर्स के थ्रू, उन फॉर्मेट्स के थ्रू आप उनके करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो, उसे एनालाइज कर सकते हो। तो उसके करेक्टिव एक्शंस का जो रिकॉर्ड है वो आपको मेंटेन करना होगा, उसका ट्रेनिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, सो दैट आप प्रीवियस मंथ्स की रिपोर्ट के साथ में आप उसे कंपेयर कर सकें। साथ ही साथ आप इन फॉर्मेट्स या चेकलिस्ट के जरिए आप अपने डिपार्टमेंट्स को चेक कर सकते हैं और महीने के एंड में उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जो आपने बनाया है, उसका जो जो टारगेट एरिया आपने डिसाइड करा है या उसका जो क्राइटेरिया आपने डिसाइड किया है उसको आप समझ सको। हॉस्पिटल एक्वायर्ड सर्विलेंस को लेके आप मास्टर रजिस्टर बनाते हो, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स उसे मेंटेन करती है, जिससे कि महीने के एंड में उस डेटा को आप कैलकुलेट कर सको और अपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को फोकस कर सको। साथ ही साथ आप पेशेंट की फाइल्स को समय समय पे चेक भी करते हैं, एमआरडी में ऑडिट भी करते हैं, एक्टिव फाइल ऑडिट भी करते हैं, जिसके जरिए आप पेशेंट फाइल की परफॉर्मेंस को और उसके कंप्लायंसेस को क्रॉस चेक कर पाते हैं। इसके साथ-साथ जो भी नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस हमें बताई गई हैं हेल्थ केयर के ज़रिए, ये हेल्थ केयर के बारे में,
तो उनको हम फोकस करना चाहिए, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, वो सीडीसी ने कोई भी गाइडलाइन बोली हो, या डब्ल्यूएचओ ने कोई गाइडलाइन बोली हो, या हमारे हिंदुस्तान के किसी नेशनल इंस्टीट्यूट ने कोई गाइडलाइन बोली हो, तो हमें उन सारी चीजों को समय समय ध्यान रखना चाहिए और अपने डेटा कलेक्शन को करते समय वो सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है, जब आप डेटा कलेक्शन शुरू करते हैं तो जनरली लोगों को अपना सैंपल साइज क्या रखना चाहिए उस पर्टिकुलर इंडिकेटर के लिए या उस ऑडिट के लिए, तो वो नहीं क्लियर है, जबकि NABH की 5th एडिशन की बुक में इसके बारे में क्लियर जिक्र किया गया है। और वहीं से मैंने इसका ये चार्ट लिया है, आप भी उसको दोबारा से अपने, अगर आपके आसपास में बुक है या किसी फ्रेंड के पास बुक है या आपके हॉस्पिटल में बुक है, तो आप उसे देख सकते हो कि इस बुक में क्लियरली लास्ट के कुछ पेजेस में आपको दिखाया गया है कि इंडिकेटर्स क्या हैं और उसका जो चार्ट है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए कि अगर आपको पेशेंट का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है और आपके ओपीडी में लगभग 50 मरीज आते हैं, तो आपको कितने मरीजों का डेटा चाहिए होगा अपने एनालिसिस के लिए। यदि आपके पास स्क्रीन पॉपुलेशन 50 है तो आपका सैंपल साइज 44 होगा। अगर आपके सैंपल साइज जो है वो आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो 100 की है, अगर आपके यहाँ 100 मरीज आते हैं ओपीडी में तो आपको 80 लोगों का डेटा कलेक्ट करना होगा। अगर आपके यहाँ 150 लोग आते हैं तो 109 का डेटा कलेक्शन करना होगा। तो इस चार्ट के आधार पे आप चीजों को समझ सकते हैं। और इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो इस चीज को समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि लास्ट कुछ इंडिकेटर में हम इस तरीके से भी करते हैं कि जो भी टोटल ऑडियंस है या टोटल जो टारगेट एरिया है उसका मिनिमम 10% हमें एज अ पॉपुलेशन साइज लेना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जो टोटल, सपोज मानो आपके एडमिशन में काउंटर पे टोटल एडमिशन कितने हो रहे हैं लास्ट मंथ में, वो उसके डेटा के आधार पे आप अपना डिस्चार्ज का एनालिसिस कर सकते हो कि अगर आपके लास्ट मंथ में 500 एडमिशन हुए तो आपको 222 लोगों का ही ऑडिट करना है टाइम टेकन फॉर डिस्चार्ज के लिए। मतलब कि लगभग कितना समय लग रहा है डिस्चार्ज होने में, पेशेंट का फाइल का रिक्वेस्ट जो कंसल्टेंट ने दिया सुबह, अगर वो बोल के गए कि इस पेशेंट को आज डिस्चार्ज करना है शाम तक या किसी भी समय आप कर सकते हैं, तो डॉक्टर के बोलने के बाद लगभग कितना समय लग रहा है उसको डिस्चार्ज बनने में, उसका डिस्चार्ज समझे उसके हाथ में आने में। तो इस ऑडिट के लिए अगर सपोज मानो पिछले महीने आपके यहाँ 500 लोग भर्ती हुए थे एज अ पेशेंट, तो आपको इस महीने 222 लोगों को ऑडिट करना होगा। सो ही आपका जो सैंपल साइज है वो करेक्ट होगा और आपकी जो एनालिसिस है वो अप टू द मार्क होगी। NABH इंस्पेक्शन के समय पे आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि आप इस चार्ट को फॉलो करते हैं तो। अब यहाँ से नंबर 1 इंडिकेटर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला इंडिकेटर है टाइम टेकन फॉर इनिशियल असेसमेंट ऑफ इंडोर पेशेंट। तो यहाँ पे हमें 4-5 चीजों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले कि उस डेटा को कैप्चर करने का जो फॉर्म है, किस यूनिट के फॉर्म में आप उसे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि टाइम की बात हो रही है तो आप इसे मिनट के तौर पे अपनी यूनिट को कंसीडर करेंगे और जो भी डेटा आप एनालाइज करेंगे वो मिनट के तौर पे ही आप उसे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। The time shall begin from the time the patient has arrived at the bed of the ward till the time that the initial assessment has been completed by a doctor। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जब आपका जो समय है ऑडिट का, इसको डेटा कैप्चर करने के लिए जो समय शुरुआत होगा वो तब से होगा जब पेशेंट वार्ड में रिसीव हो जाता है नर्स के द्वारा। तो नर्स के रिसीविंग टाइम से लेके और जब तक कि ड्यूटी डॉक्टर वहां पे आके इनिशियल असेसमेंट ना कर ले, IPD असेसमेंट ना कर ले, तो नर्स रिसीविंग के टाइम से लेके इनिशियल असेसमेंट के कंप्लीशन के टाइम के बीच में जो भी समय लगता है वो जो टाइम टेकन फॉर इनिशियल असेसमेंट कहलाता है। इस डेटा को हम मंथली बेसिस पे कैप्चर करते हैं और कई बार इस डेटा को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं डेटा कैप्चर, और अगर आप चाहें तो ऑडिट के थ्रू, मींस मैनुअल ऑडिट के थ्रू भी आप इसे कैप्चर कर सकते हैं। इसका सैंपल साइज और चीजों को लेके मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो डे केयर पेशेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है इस ऑडिट में। ये ध्यान देने वाली बात है इस ऑडिट के लिए। बहुत सारे लोग डे केयर पेशेंट को भी इंक्लूड कर देते हैं। ये इसका एक सैंपल है कि जब आप PPT बनाएंगे तो उस PPT के समय आप अपने डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मिनिमम बेंचमार्क हम इसका 30 मिनट मानते हैं
और डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स का अलग अलग इवेल्युएशन करते हैं। लाइक आपने ओवरऑल जब ऑडिट कर लिया तो मंथ के एंड में आप जनरल वार्ड में कितना समय लग रहा है, इनिशियल असेसमेंट में आईसीयू में कितना समय लग रहा है, लेबर वार्ड में कितना समय लग रहा है, एनआईसीयू में कितना समय लग रहा है, तो मंथ वाइज आप उसे कैलकुलेट करते हो और आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो। ये दूसरा इंडिकेटर है जो इसका नाम है नंबर ऑफ रिपोर्टिंग एरर्स। इसको हम पर 1000 टेस्ट की यूनिट के तौर पे हम देखते हैं कि अगर आप जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपके लैब में हो रहे हैं या रेडियोलॉजी में हो रहे हैं तो 1000 पर केस पे हम इस एरर को एवेल्युएट करते हैं। और इसमें हमको दो तरीके के एरर्स को फोकस करना होता है, प्री डिस्पैच एरर एंड पोस्ट डिस्पैच एरर। प्री डिस्पैच एरर का मतलब है मरीज के हाथ में रिपोर्ट मिलने से पहले वाली जो भी गलतियां हुई हैं, मीन्स आपने रिपोर्ट में गलती हो गई, आपने उसका नया प्रिंट निकाल लिया, उसकी एडिटिंग कर ली, करेक्शन कर लिया और आपने उसके बाद फाइनल उसे रिपोर्ट दी। और दूसरा है पोस्ट डिस्पैच एरर। पोस्ट डिस्पैच एरर कि पेशेंट के हाथ में रिपोर्ट पहुंच गई और बाद में वो वापस आ रहा है आपके पास, अरे सर इसमें तो ये गलती है, इसको सही कर दीजिए, या किसी कंसल्टेंट ने उस पेशेंट को भेजा कि जाइए इस रिपोर्ट में सही करा के लाइए। तो इस तरीके के एरर को हम पोस्ट डिस्पैच एरर कहते हैं। तो यहाँ पे एक्शन हमें इमीडिएट लेना होता है और ये डेटा हमें दो डिपार्टमेंट में कैप्चर करना होता है, लेबोरेटरीज में और रेडियोलॉजी में। सो यहाँ पे इस डेटा को कैप्चर करने के लिए आप इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं महीने के एंड में कि नंबर ऑफ रिपोर्टिंग एरर्स कितने हुए और इसका बेंचमार्क हम 2% लेते हैं, सो दैट हमारा जो भी एरर्स अगर हो रहे हैं हॉस्पिटल में तो वो 2% से ज्यादा ना हो रहे हैं। तो इस तरीके से दो स्लाइड आप बनाते हो अपनी पीपीटी में, एक पैथोलॉजी के लिए और दूसरा रेडियोलॉजी के लिए। सो इन दोनों ही डिपार्टमेंट में कितने रिपोर्टिंग एरर हो रहे हैं इस चीज को एवेल्युएट कर सकते हैं। सो ये है 3 नंबर का इंडिकेटर। 3 नंबर के इंडिकेटर में हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टाफ एडहेरिंग टू सेफ्टी प्रिकॉशंस, परसेंटेज ऑफ अधेरेंट सेफ्टी के बारे में। सो यहाँ पे बेसिकली हमें देखना होता है कि जो लोग लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो सेफ्टी का कितना ध्यान रख रहे हैं और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस वो ले रहे हैं। बेसिकली इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, इसकी यूनिट परसेंटेज है। और इसके डेफिनेशन के नाम पे हम ये देखते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल वहां पे काम कर रहा है, वो व्यक्ति को बेसिक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए जो हमको गाइडलाइंस के तौर पे बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल लैब में जो लोग काम करते हैं उनको पीपीई का यूज करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए। और रेडियोलॉजी में जो लोग काम करते हैं उनको रेडिएशन सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए उनको बेसिक जो सेफ्टी प्रिकॉशन के या सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल टीएलडी बैच हो गए, लेड एप्रन्स हो गए, लेड ग्लास का यूज करना चाहिए, लेड शीट का यूज करना चाहिए। जब भी प्रोसीजर चल रहा हो तो प्रोसीजर के रूम के बाहर जो लाइट है वो ऑन होनी चाहिए। इस तरीके के बेसिक प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए। और एज अ क्वालिटी पर्सन आपको इन सारी चीजों को क्रॉस चेक करना चाहिए एज अ ऑडिट के तौर पे, सो दैट आप मंथ के एंड में ये इवेल्युएट कर पाओ कि कितने प्रतिशत लोग आपके यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करते हैं। इस इंडिकेटर का डेटा रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों ही डिपार्टमेंट में कैप्चर किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप अपनी एक पीपीटी पे स्लाइड बनाते हैं और इसमें लगभग लगभग जो 50 हम जो अपना बेंचमार्क रखते हैं वो 95% के आसपास का रखते हैं कि यदि हमारा जो रिजल्ट है वो 95% तक भी आ रहा है तो भी हम उसे ठीक मानते हैं। यदि उससे नीचे जा रहा है तो फिर हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे ही रेडियोलॉजी में भी बेंचमार्क हमारा 95% है भी हम मानते हैं। और हम उन सारे ही एम्प्लॉयज को जो लोग वहाँ काम करते हैं शिफ्ट वाइज ऑडिट करते हैं। इस ऑडिट के दौरान आप उनमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को चेक करते हैं और उन पैरामीटर के आधार पे अपनी ऑडिट शीट के आधार पे अपने रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के जरिए समझें कि जब हम अपना डेटा बनाते हैं तो रूट कॉज एनालिसिस किस तरीके का हो सकता है या करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन किस तरीके के हो सकते हैं। तो रूट कॉज एनालिसिस के नाम पे आप देखते हो कि मैक्सिमम लोग स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस या सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं फॉलो कर रहे थे और उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। बेसिकली उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको ये महसूस हो रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है
कि लेड एप्रन पहनना क्यों जरूरी है, टीएलडी बैच पहनना क्यों जरूरी है, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजों के बारे में उनको पता ही नहीं है। तो करेक्टिव एक्शन के तौर पे आप ये देखते हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके की चीजों को देख रहे हैं, और उसी हिसाब से आप अपने स्टेटमेंट लिखते हो कि स्टाफ वाज काउंसल्ड एंड कम्युनिकेटेड अबाउट द नीड्स ऑफ वेयरिंग पीपीई। आप उनको करेक्टिव एक्शन के तौर पे इमीडिएट आप वहां पे काउंसलिंग कर देते हो और उनको उसके बारे में बता देते हो। दूसरा स्टेटमेंट है स्टाफ वाज इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द गाइडलाइंस। आप एज अ करेक्टिव एक्शन लिखते हो कि भाई लोगों को बताया गया है कि आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करिए। और प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे भी हम समय समय पे उन चीजों को एज अ ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते रहते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखा है ट्रेनिंग रिगार्डिंग अडेरेंस टू सेफ्टी प्रिकॉशन या इन्फेक्शन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको दिया जाना है या बताया जाना है ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है। तो इस तरीके की ऑब्जर्वेशन आप अपनी पीपीटी के नेक्स्ट स्लाइड में आप मेंशन करते हो कि आपका जो 5% या 10% या जो भी परसेंटेज आपकी कंप्लायंस रेट के अगेंस्ट में या बेंचमार्क के अगेंस्ट में डाउन जा रही है, तो आपका रूट कॉज एनालिसिस क्या था, आपका करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन क्या था। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंडिकेटर है मेडिकेशन एरर के बारे में। बेसिकली मेडिकेशन एरर को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों में कि कितने तरीके का होता है और उसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को टाइप तो पता है, नाम तो पता है मेडिकेशन एरर के, लेकिन उन 5 तरीके के मेडिकेशन एरर को कैप्चर कैसे करना है या किस फॉर्म में कैप्चर करना है, ऑडिट के थ्रू करना है, डेली चेकिंग के थ्रू करना है, इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे बेसिकली। सो मेडिकेशन एरर वो एरर होता है जो पेशेंट तक पहुंच गया है कई बार और कई बार नहीं पहुंचा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने उसको गलत दवाई देनी थी बट किसी आप दवाई दे चुके हो, और इस केस में पेशेंट को दवाई दी जा चुकी है लेकिन उस मरीज में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, ड्रग रिएक्शन नहीं हुआ और मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सो ये एक मेडिकेशन एरर है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि पेशेंट को आप दवाई देने वाले थे बट आपके किसी साथी ने आपको रोक दिया कि नहीं नहीं ये दवाई तो इस मरीज को देनी ही नहीं, तो वो केस फिर नियर मिस में आ जाता है, जबकि वो भी एक मेडिकेशन एरर के तौर पे कंसीडर किया जाता है। सो यहाँ पे मेडिकेशन एरर बेसिकली 5 तरीके के हैं। नंबर 1 प्रिस्क्राइबिंग एरर, नंबर 2 ट्रांसक्राइबिंग एरर, नंबर 3 डिस्पेंसिंग एरर, नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेशन एरर, नंबर 5 मॉनिटरिंग एरर। अब एक एक करके इसको समझेंगे आगे डिटेल में, बट उससे पहले इस इंडिकेटर के जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसको समझ लेते हैं। इस इंडिकेटर को हम परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, मंथली इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और इस एरर को आप कैप्चर करने के लिए बेसिक NABH गाइडलाइंस को और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और वो सारे एरर को कैप्चर करते हैं जो कि मेडिकेशन एरर की गाइडलाइन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एक करके सारे कैटेगरी को देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल प्रिस्क्राइबिंग एरर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन को आप ले सकते हैं, एलिजिबल हैंड राइटिंग वाले प्रिस्क्रिप्शन को ले सकते हैं, ड्रग एलर्जी नॉट आइडेंटिफाइड वाले कैटेगरी को ले सकते हैं कि उन्होंने ड्रग एलर्जी मेंशन ही नहीं की है। अगर उस व्यक्ति में ड्रग एलर्जी नहीं थी तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं या नो लिख सकते हैं, बट कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फिर इरेशनल कॉम्बिनेशंस आपने लिख दिए जो कि वो सही नहीं है। फिर आउट ऑफ लिस्ट एब्रीविएशन आप यूज कर रहे हो, आप ऐसे एब्रीविएशन ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो जो कि आपकी संस्था में अलाउ ही नहीं है, तो ऐसे एरर्स को हम प्रिस्क्राइबिंग एरर में लेते हैं। अगली कैटेगरी है ट्रांसक्राइबिंग एरर। इस ट्रांसक्राइबिंग एरर को हम एक जनरल एग्जांपल के जरिए समझते हैं। इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि जब भी कभी कोई एक इंफॉर्मेशन एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दे रहा होता है और उसकी नोटिंग करते समय या एक जगह से दूसरी जगह को कॉपी पेस्ट कर, सपोज मानिए ड्यूटी डॉक्टर ने या कंसल्टेंट ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, फिर नर्स ने मेडिकेशन शीट में उसी को कॉपी किया, लेकिन जब वो कॉपी कर रही थी तो उससे वो गलती हो गई या उनको डॉक्टर साहब की राइटिंग समझ नहीं आई या कोई शब्द समझ नहीं आया और उसकी वजह से जो प्रिस्क्राइबिंग ऑर्डर था वो इनकम्प्लीट रह गया। अब इनकम्प्लीट की वजह से जो भी गलतियां होंगी वो ट्रांसक्राइबिंग एरर के तौर पे मानी जाएंगी। इसको एक सिंपल भाषा में दोबारा से समझते हैं कि जब भी कोई एक प्रिस्क्रिप्शन एक जगह से दूसरी जगह जब कॉपी किया जाता है और उस दौरान अगर कोई गलती होती है तो वो ट्रांसक्राइबिंग एरर कहलाती है। तीसरा है डिस्पेंसिंग एरर।
जब भी कभी किसी भी दवाई का डिस्पेंस किया जा रहा होता है फार्मेसी से या किसी बोर्ड से, तो उस समय आपको कई गलतियां हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लुक अलाइक और साउंड अलाइक दवाई एक जैसी दिखने या एक जैसे बोलने, उनका नाम एक जैसा बोलने होता है वाला होता है, तो इसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं। और कई बार आप गलत दवाई की पैकिंग की वजह से या कई बार आप ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से ऐसी गलतियां कर देते हैं, या आप अपने काम पे फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है वहां पे काम को लेके, भीड़ ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा शोरगुल रहता है उस डिपार्टमेंट में, या वर्क एरिया जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसकी वजह से कई बार आपसे इस तरीके की गलतियां हो सकती हैं। तो इस तरीके की गलतियों को हम डिस्पेंसिंग एरर कहते हैं। जब भी कभी एक दवाई जिसका प्रिस्क्रिप्शन आया है, यदि वो दवाई सही रूप में, सही डोज में, सही स्ट्रेंथ में या सही पैकिंग में जो दी जानी चाहिए, अगर वो नहीं दी जाती है तो उसे हम डिस्पेंसिंग एरर के तौर पे समझते हैं। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन एरर। एडमिनिस्ट्रेशन एरर का हम एग्जांपल समझते हैं, जब एक नर्स पेशेंट को दवाइयां दे रही होती है, अगर उस समय देते समय कोई गलती हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने गलत मरीज को दवाई दे दी, गलत रूट से दवाई दे दी, गलत ड्रग दे दी, गलत डोज दे दी, या गलत मेथड से आपने दवाई को दे दिया, या गलत समय पे आपने दवाई को दे दिया, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एरर कहलाता है। यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स आप देख पा रहे होंगे कि जो कि हम समझते हैं, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग डोज, ठीक है, अंडर डोज, अपर डोज, रॉन्ग रूट, रॉन्ग ड्रग प्रिपरेशन, ये सारी चीजें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एरर के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है मॉनिटरिंग एरर। मॉनिटरिंग एरर में बेसिकली हमको कई बार कंफ्यूजन देखने को मिला है लोगों के अंदर कि बेसिकली मॉनिटरिंग एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए हमको सबसे पहला ये देखना होता है कि जो ऑडिट हम कर रहे हैं मेडिकेशन एरर को कैप्चर करने के लिए, उस ऑडिट के दौरान आप किस डिटेल में जाके प्रिस्क्रिप्शन को फोकस कर रहे हैं, या फिर पेशेंट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आप उसको देख के उसमें देखते हैं कि उसका, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दी है जिसको हम रीड करते हैं और फिर समझते हैं। फेल्यूर टू रिव्यू अ प्रिस्क्राइब्ड रेजिमेन for appropriateness and detection of problems, or failure to use appropriate clinical or laboratory data for adequate assessment of patient response to prescribed therapy। अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं, हम ये देखते हैं कि जो भी लेबोरेटरीज के जो अप्रोप्रिएट डेटा है, या जो उसका रिजल्ट है, या जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, या फिर जो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन आप उसका फिजिकल असेसमेंट जो आप कर रहे हो डेली की डेली, आप देख रहे हो कि जो दवाई आप उसे दे रहे हो उस दवाई का आउटकम क्या आ रहा है, उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उस पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट आप उसका चला रहे हो, जो थेरेपी आप उसे दे रहे हो, जो एंटीबायोटिक आप उसे दे रहे हो, वो सारी चीजों का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसे कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि इस दौरान कहीं पे कोई गलती होती है जो कि क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं पाया जाता है उस पर्टिकुलर पेशेंट की प्रॉब्लम के साथ में, तो उसके जरिए या उसके दौरान आप देख सकते हो कि कई बार ऐसी गलतियां होती हैं कि मरीज का जो बेसिक चीफ कंप्लेंट है, जो उसकी हिस्ट्री है, उसको आपने फोकस नहीं किया और आपने बेसिक लैब टेस्ट के आधार पे या आधी अधूरी जानकारी के आधार पे आपने कोई मेडिसिन स्टार्ट कर दी, और वो मेडिसिन का रिस्पांस नहीं आ रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में भी नहीं आ रहा है, बट फिर भी आप उसकी बेसिक हिस्ट्री और चीज़ों को आप कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, आप उसका रिस्पांस भी नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे केस में जब हम ऑडिट करते हैं, तो हमको मॉनिटरिंग के दौरान हमें पता लगता है कि ऐसे एरर हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि जो वर्ड एक लिखा था वहाँ पे रेजिमेन। रेजिमेन का मतलब क्या है? अ सिस्टमैटिक प्लान फॉर थेरेपी। जब भी आप कोई भी थेरेपी प्लान करते हो तो उसका एक सिस्टमैटिक प्लान भी बनाते हो, जिसमें जो इंक्लूड है डाइट को लेके भी फोकस किया जाता है, बट बहुत हमेशा नहीं किया जाता है, बट कई बार किया भी जाता है कि आपको वो खाने में क्या-क्या बातें ध्यान रखनी जिससे कि पेशेंट का जो रिजल्ट है वो बेटर हो। सो जो टोटल जो हमारा प्लान होना चाहिए ट्रीटमेंट का, उसको लेके अगर हमको नॉलेज है, अगर ऑडिटर को उसके बारे में पता है, तो ही वो मॉनिटरिंग एरर को ऑब्जर्व कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे हम जो डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटरिंग या डिफरेंट डिफरेंट मेडिकेशन एरर्स को जब हम
टारगेट करते हैं तो हम अपना जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन का स्लाइड कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जहाँ पे आप सारे ही तरीके के एरर्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और इसका बेंचमार्क 5 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये डिपेंड करेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन का बेंचमार्क भी डिफरेंट होगा। इस बेंचमार्क की जो थ्योरी है इसके ऊपर हम अलग से एक वेबिनार करेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, कितना बेंचमार्क लेना चाहिए, किस आधार पे लेना चाहिए, वो सबको हम डिटेल में बाद में समझेंगे किसी और सेशन के दौरान। यहाँ पे मेडिकेशन एरर के रूट कॉज एनालिसिस को जब आप एनालाइज करते हो, आप बहुत बार आप देखते हो कि लोग फोकस नहीं करते हैं या गलत समय पे आपको दवाई देते हुए पाए मिलेंगे, या फिर डॉक्यूमेंटेशन समय पे नहीं हो रखी होगी, या डिस्पेंसिंग गलत हो रही होगी, उसमें ज्यादा समय लग रहा होगा, क्रॉस चेकिंग कोई नहीं कर रहा है, अपने ड्रग को प्रिपरेशन करते समय या ड्रग को देने से पहले नर्सेज ज्यादातर जो है वो क्रॉस चेक नहीं करती हैं। तो कई बार, और ऐसा कब होता है जब उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है इस चीज को लेके, या जो नए स्टाफ आते हैं उनको इस बारे में बताया नहीं जाता है, एजुकेट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं। तो जब आप अपने हॉस्पिटल का रूट कॉज एनालिसिस बना रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट देने होंगे, और करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे आपको कुछ स्टेटमेंट बनाने होंगे इस तरीके के, जिसमें कि आपको कई अलग-अलग स्टेटमेंट्स के जरिए आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपका करेक्टिव एक्शन क्या था और प्रिवेंटिव एक्शन क्या था। अगर आपको मेडिकेशन एरर के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझना है तो हमारा ही एक कोर्स है जो कि कंप्लीटली फ्री है और जिसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है नॉलेज साथी की ओर से। तो आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स की डिटेल को समझ सकते हैं। इस कोर्स में हमने ऑडिट कैसे करना है, उसकी डेटा कैप्चरिंग कैसे होगी, इस सब के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। यदि किसी को ये कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज डाल सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट इंडिकेटर है मेडिकेशन चार्ट को लेके, जहां पे हम एरर प्रोन एब्रिविएशंस को या अनऑथराइज्ड एब्रिविएशन को या अनऑथराइज्ड शॉर्ट फॉर्म्स को हम फोकस करते हैं और इसके लिए सेपरेट ऑडिट करते हैं। जब हम इसका डेटा कैप्चर करते हैं तो इसका एनालिसिस हम परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं और इस डेटा को हमें मंथली कवर करना होता है। इसके लिए आप बेसिक गाइडलाइन ये है कि आप अपने इंस्टीट्यूट का 2 लिस्टें डेवलप करते हैं। एक लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड एब्रिविएशन, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म्स जिनका आप यूज करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसे अलाउ करती है, और दूसरी लिस्ट अनऑथराइज्ड एब्रिविएशन की, वो लिस्ट जिसमें कि उन शॉर्ट फॉर्म का आप जिक्र करेंगे जो आपके संस्था में अलाउ ही नहीं है यूज करने के लिए। जब आपको ये दोनों लिस्टें पता होती हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने में ज्यादा सक्षम होते हैं और ज्यादा बेहतर रिजल्ट के साथ में काम करते हैं। तो इस एरर को लेके आप इस यहाँ पे फोकस करते हैं जब ऑडिट के तौर पे, तो आप एक अगेन आपका जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, आपकी बुक आपके पास होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन बनाते समय आपको अपना बेंचमार्क 5% के आसपास रखना चाहिए। और जब भी कभी आप डेटा कलेक्शन करते हो तो आपको अपने करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शन साथ साथ लिखने चाहिए। कि कई बार आपने स्टाफ वाज आइडेंटिफाइड एंड डायरेक्टेड टू चेंज द पेशेंट रिकॉर्ड विद करेक्ट एब्रिविएशन, आप उन्हें इमीडिएटली बोलते हो कि भाई ये शॉर्ट फॉर्म आप इसको हटाइए और आप इसको जो सही शॉर्ट फॉर्म है आप वो यूज करिए। और प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे समय समय पे आप उनको करेक्ट करते रहते हैं, उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। कॉमनली कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इस तरीके के एब्रिविएशंस का एक लिस्ट होती है जो कि आप अपने हॉस्पिटल में बनाते हैं और जिसका अप्रूवल अपने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट या डायरेक्टर से लेते हैं इस चीज पे कि हम इस हॉस्पिटल में किन किन शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करेंगे, और उसी के अगेंस्ट में आप अपना ऑडिट करते हैं और इंडिकेटर का डेटा कैप्चर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर पे जो कि है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। बेसिकली एडवर्स ड्रग रिएक्शन के को समझने के लिए पहले आपको 2 चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रग रिएक्शन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ड्रग रिएक्शंस बेसिकली वो रिएक्शंस होते हैं जिनके होने से पेशेंट की जीवन को कोई खतरा नहीं होता है, और वो रिएक्शंस कुछ समय के बाद या कुछ देर की दवाई को बंद करने के बाद या दवाई को चेंज करने से वो मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन में कई बार कुछ सीरियस इवेंट होने की संभावनाएं होती हैं। कई बार पेशेंट को ऐसा हार्म पहुंचता है जिसका रिकवरी बहुत लंबे समय बाद होता है, या कई बार पेशेंट को
गंभीर नुकसान पहुंचता है जिसकी रिकवरी हो ही नहीं पाती है। सो ऐसे केसेस को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन के तौर पे जानते हैं। अब इसके केसेस अगर आपको मिलते हैं आपके हॉस्पिटल में, तो आपको उसका एक रिपोर्टिंग फॉर्म फिल करना होता है और इस रिपोर्टिंग फॉर्म को महीने के एंड में कैलकुलेट करना होता है। महीने के एंड में जब आप कैलकुलेट करते हैं उसे परसेंटेज के फॉर्म में आप प्रेजेंटेशन में से डालते हैं और उसकी एक लिस्ट भी बनाते हैं कि आपके यहाँ सस्पेक्टेड कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने की संभावना है, सो दैट आपको नॉर्मल रिएक्शन और एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के डिफरेंसेस के बारे में भी बेहतर पता लगता है। ये डेटा भी हम मंथली कैलकुलेट करते हैं और इसमें जैसा कि मैं लिस्ट आपको बता रहा था कि कॉमन सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में आप अपनी एक लिस्ट तैयार करते हो और कॉमन जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में आप अपनी एक लिस्ट तैयार करते हो, जो कि यहाँ पे साइड इफेक्ट्स अदर्स के तौर पर हमने लिया हुआ है, जो कि कुछ देर के बाद या कुछ समय के बाद रिकवर कर जाते हैं और पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट, सीवियर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और उसकी हेल्थ को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसका अगेन आप अपनी जो स्लाइड बनाते हैं प्रेजेंटेशन में, आप अपना फॉर्मूला लगते हैं, आप अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेटा डालते हैं और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आप वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। ये एक फॉर्म है जो कि CDSCO के द्वारा दिया गया है। ये गवर्नमेंट और संस्था है जो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन के डेटा को रिपोर्ट करने के लिए हमें मोटिवेट करती है और हमको हेल्प करती है कि ऐसे केसेस हमें रिपोर्ट करने चाहिए, सो दैट हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ऐसे ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से मरीजों में, किस किस चीफ कंप्लेंट के मरीजों में ऐसे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगले इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं। ये इंडिकेटर है अनप्लान्ड रिटर्न टू ओटी का। यहाँ पे एग्जांपल ये है कि आपको ये समझ के देख, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने क्लियरली कि अनप्लान्ड रिटर्न टू द ओटी इज डिफाइंड एज एनी सेकेंडरी प्रोसीजर required for the complication resulting directly from the index operation during the same admission। एक मरीज जो भर्ती हुआ है, जिसकी सर्जरी हुई है, कोई सर्जरी जो उसकी हुई बट उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है और सेम पेशेंट पे तुरंत कोई दूसरा हमको सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ रही है उसकी उसी एडमिशन के दौरान। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ देख सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, डिब्रेटमेंट स्टार्ट हो जाए या सेकेंडरी सूचरिंग करनी पड़ जाए, तो ऐसे एग्जाम्पल के जरिए आप ऐसे केसेस को टारगेट कर सकते हैं अपने ऑडिट के समय पे कि ऐसे कितने केसेस आपके हॉस्पिटल में मिले जिनका कि हमको दोबारा रीसूचरिंग करना पड़ा या रीसर्जरी करना पड़ा। तो ऐसे केसेस को हम आइडेंटिफाई करके इस इंडिकेटर के तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन इसका स्लाइड भी आप बनाते हैं और आप उसका बेसिक फॉर्मूला, उसका बेंचमार्क 1% से ज्यादा आप ना मान के चलें और इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंडिकेटर आ जाता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है कि जहां पे हमें देखना होता है कि जो पेशेंट हमारे भर्ती हुए हैं, जिन मरीजों की सर्जरी हुई है, उसमें से किसी भी मरीज के साथ ऐसी कोई घटना ना घटित हुई हो कि उसकी गलत सर्जरी हो गई हो, गलत मरीज की सर्जरी हो गई हो, गलत साइट की सर्जरी हो गई हो, तो ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी WHO चेकलिस्ट को लेके, WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को लेके पेशेंट फाइल में ऑडिट करते हैं और इस डेटा को हम परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं और हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा केस हमारी संस्था में तो नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो उसकी डिटेल हम इस इंडिकेटर के तौर पे मंथली रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी भी मंथली ही है। अगेन इसका हम जो स्लाइड बनाते हैं उसमें बेंचमार्क हम 100% मान के चलते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता है जिसके लिए हम कभी भी बेंचमार्क 100% से नीचे लेंगे ही नहीं और ऐसे केसेस को हम सीरियस इवेंट के तौर पे अगर कभी होता है तो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन हम लेते हैं। इस तरीके की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें 3 कॉलम होते हैं, साइन आउट, टाइम आउट और साइन इन को लेके, जो कि 3 अलग अलग लोगों के द्वारा साइन किए जाते हैं, जिसमें पहला व्यक्ति होता है स्क्रब नर्स, दूसरा व्यक्ति होता है एनेस्थेटिस्ट और तीसरा व्यक्ति होता है सर्जन। नेक्स्ट इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यदि कोई रिएक्शन रिपोर्ट होता है तो उसका फॉर्म फिल कराते हैं और महीने के एंड में हम उसे कैलकुलेट करते हैं कि उसका रीजन क्या था, केस क्या था और इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी को फॉरवर्ड करते हैं।
यहाँ पे कॉमन एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं कि जो पेशेंट्स जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान चिलिंग की कंप्लेंट होती है, राइगर की कंप्लेंट होती है, या कोई ऐसा माइल्ड सिम्टम होता है जिसको कि हम पेशेंट हमें कंप्लेंट कर रहा होता है और जिसकी वजह से हमें अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, और उसके बाद जब वो रिएक्शन नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, तो हम अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे केसेस को भी हमें रिपोर्ट करना होता है। इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक सीरियस एडवर्स रिएक्शंस होते हैं और एक नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं। ये जो एग्जांपल है वो नॉर्मल रिएक्शंस के हैं। इसका भी आप जब डेटा कैप्चर करते हो तो इसमें बेंचमार्क हम 1% से ज्यादा नहीं मान के चलते हैं और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें इस तरीके से देनी होती है मंथ की। ये एक रिपोर्टिंग का फॉर्म का फॉर्मेट है जिसको जनरली लोग फॉलो करते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि जब भी वो रिपोर्ट करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें कि वो टिक करके अपने बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज, बेसिक पेशेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं और बाद में कमेटी इसे एनालाइज करती है। इंडिकेटर नंबर 10, यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेशियो को फोकस करते हैं, स्पेशली फॉर आईसीयू। आईसीयू में होने वाली डेथ्स को हम फोकस करते हैं और इसके लिए NABH फिफ्थ एडिशन में एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है, एक नया रिकमेंडेशन दिया गया है जिसमें कि स्कोर कार्ड को लेके सजेशन दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो स्कोर कार्ड है उसको हम फोकस करते हैं अपाचे स्कोर, सोफा स्कोर, सेफ्स, MPM और प्रिज्म जैसे स्कोरिंग के पैटर्न के तौर पे, और इसके हम जो डेटा है वो इस तरीके से कुछ प्रेजेंट करते हैं और अपाचे स्कोर की कैलकुलेशन वर्कशीट को इस तरीके से हम अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करते हैं एक फॉर्म के तौर पे। और यहाँ पे सोफा स्कोर का एक फॉर्म मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे इस चीज को आप कर सकते हैं कवर, और इन फॉर्मेट्स को आप ऑडिट करते हैं समय समय पे, सो दैट आपको ये आईसीयू का जो प्रेडिक्टेड मोर्टेलिटी का डेटा है वो मिलता है। इंडिकेटर 11, जहां पे हम पेशेंट की इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट सेम कंप्लेंट से पहली बार आया था लेकिन वो बेसिक फर्स्ट एड लेके या बेसिक ट्रीटमेंट लेके अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ और इमरजेंसी से ही घर चला गया, लेकिन 72 घंटे के अंदर में 72 आवर्स के अंदर में वही पेशेंट अगर सेम कंप्लेंट के साथ में वापस आता है, तो ऐसे पेशेंट का जो डेटा है वो हम इस इंडिकेटर के तौर पे हम कैप्चर करते हैं और इसको भी हम परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, मंथली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम देखते हैं। इसका भी आप देख सकते हैं कि जो हमें प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का हमें कुछ देना होता है। बेंचमार्क 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा जो कि बेड शोर को लेके है। बेड शोर अगर हमारे हॉस्पिटल में पाए जाते हैं वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो, हमें दोनों ही केस में इसका कैलकुलेशन करना होता है और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इसको फोकस करती है। इसका जो प्रेजेंटेशन का स्लाइड है वो इसको इस तरीके से बना सकते हैं आप, और इसको बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे आप अपनी मंथली रिपोर्ट में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है CAUTI का, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। अगेन ये इंडिकेटर जो है वो मंथली कैप्चर होता है और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के द्वारा इस पर फोकस किया जाता है। इसका प्रेजेंटेशन भी आप ग्राफिकली इस तरीके से कुछ बना सकते हो। इसका बेंचमार्क आप 6.5 से ज्यादा ना रखें और ये वेरी भी हो सकता है, हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी क्या है। यहाँ पे करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर हमने कुछ डिटेल दी हुई है, जिस डिटेल में आपको एग्जाम्पल समझ में आ सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट इंडिकेटर है वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया का। अगेन ये इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के लिए है और पर 1000 पेशेंट डेज पे हम इसे फोकस करते हैं, मंथली इसका डेटा कैप्चर करते हैं और इसकी प्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। इसका बेंचमार्क यहाँ पे 19.5 दिखाया है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस जो प्रोलॉन्ग स्टे होते हैं, जिनका ज्यादा लंबे समय तक अस्पताल में स्टे होता है, तो उसमें संभावना होती है। तो ये बेंचमार्क आप अपना ओन भी डेवलप कर सकते हैं लास्ट 6 मंथ्स के डेटा को कैलकुलेट करके। ये करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन का कुछ एग्जांपल है जिसके जरिए आप अपने स्टेटमेंट्स अपने प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को लेके। यहाँ पे पर 1000 पेशेंट डेज आप फोकस करते हैं, मंथली इस डेटा को कैप्चर करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के द्वारा, और वहां पे आप अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, साथ में एक बेंचमार्क रखते हैं। अब आइडियली बेंचमार्क 5-6 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे हमने भी 6.1 दिया हुआ है। करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे यहाँ पे आप इस चीज को फोकस कर सकते हैं इस तरीके के एग्जांपल्स के साथ में। नेक्स्ट इंडिकेटर है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट को लेके। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को लेके आप देखते हैं कि आपका पेशेंट जो सर्जरी होके गया है वो पोस्ट ऑप में या फिर जब डिस्चार्ज के बाद पेशेंट फॉलोअप में आता है तो उसमें कोई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको लेके आप अपना टारगेट करते हैं, डेटा को ऑडिट करते हैं और यहाँ पे भी बेंचमार्क जो है 4.2 से ज्यादा, लगभग 3 से 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन का एग्जाम्पल आप यहाँ पे हम देख सकते हैं। हैंड हाइजीन कंप्लायंस को लेके आप कैलकुलेशन करते हैं, ऑडिट करते हैं, मॉनिटरिंग शीट, इसका डेटा हम 4 अलग अलग कैटेगरीज में कैलकुलेट करते हैं, लाइक डॉक्टर्स का अलग, नर्स का अलग, पैरामेडिकल का अलग और सपोर्टिंग स्टाफ का अलग। तो यूनिट के फॉर्म में हम इसे परसेंटेज देखते हैं और इसके लिए WHO की जो हैंड हाइजीन की जो चेकलिस्ट का फॉर्म है उसे यूज करते हैं और इसकी स्लाइड हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये भी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है। इसके ऊपर भी हमारा एक फ्री कोर्स है जो कि आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट भी आप पा सकते हैं इसकी डिटेल जानकारी के लिए। और हमारा ओवरऑल इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को लेके भी एक कोर्स है जिसके साथ में हम 2 कोर्सेज इन दिनों फ्री भी दे रहे हैं, डोज कैलकुलेशन और नर्सिंग केयर प्लान का। नेक्स्ट इंडिकेटर है जहां पे हम प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक को फोकस करते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम को लेके। जो सर्जरी से पहले दी जाने वाली एंटीबायोटिक होती है उसका एक ऑडिट करते हैं और उस ऑडिट में हम देखते हैं 60 मिनट के अंदर अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं दी गई है तो उसके रीजन क्या है, इसको हम ऑडिट करते हैं और इसका हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी हम रूट कॉज एनालिसिस के कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं जिसको आप समझ के आप आगे अपने तरीके से लिख सकते हैं। हर हॉस्पिटल का डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ रीशेड्यूलिंग सर्जरीज का। वो सर्जरीज जो प्लान हुई थी होने के लिए बट किसी वजह से वो चेंज हो गया टाइम उसका और उसका अपॉइंटमेंट जो है वो दूसरा दे दिया गया और पोस्टपोन के लिए यहाँ पे हमारा स्पेसिफिकली क्राइटेरिया दिया गया है कि हम रीशेड्यूलिंग के जब डेटा फोकस करेंगे तो वहां पे कैंसिलेशन और पोस्टपोन जो है, जो 4 घंटे से ज्यादा का पोस्टपोन दिया गया है कि 4 घंटे से ज्यादा के बाद अगर उसकी सर्जरी दोबारा प्लान होगी तो उन सारे केसेस को हमें यहाँ कंसीडर करना है अपने ऑडिट में। इसका रिप्रेजेंटेशन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और इसका बेंचमार्क भी 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम फॉर ब्लड बैंक। अब यहाँ पे एक बहुत क्लियर कट बोला गया कि जो लोग हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है उनको भी ये डेटा कैप्चर करना होता है। दिस विल इंक्लूड ब्लड outsourced from the other blood bank also for those organizations not having in-house blood bank। तो उन लोगों को कई बार लोग कंफ्यूजन होते हैं कि मेरे यहाँ तो ब्लड बैंक ही नहीं तो मैं डेटा कैसे कैप्चर करूंगा। आपको ये डेटा कैप्चर करना होगा और आपका इसका रिप्रेजेंटेशन भी करना होगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट फोकस करते हैं 21 इंडिकेटर पे। 21 इंडिकेटर है नर्स पेशेंट रेशियो को लेके जो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फोकस करना होता है। इसको रेशियो के फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं और 2 स्लाइड अलग अलग बनाते हैं, स्टाफ नर्स का आईसीयू और वार्ड का अलग अलग। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो आइडियल है रेशियो है वो भी मैंने यहाँ पे बताया कि वेंटिलेटर का 1:1 है, नॉन वेंटिलेटर का 1:2 है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है और वार्ड का 1:6 होता है। यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट भी दिया है, इस फॉर्मेट के जरिए आप अपने आईसीयू और वार्ड के जो नर्स पेशेंट रेशियो है उसे आप कैप्चर कर सकते हो और महीने के एंड में कैलकुलेट कर सकते हो डेटा कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट इंडिकेटर है वेटिंग टाइम का। पेशेंट के ओपीडी पेशेंट का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए पेशेंट का वेटिंग टाइम जब आप कैलकुलेट करते हो ऑडिट के जरिए तो इस तरीके से ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हो और यहाँ पे बेंचमार्क 1 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ हम डिपार्टमेंट वाइज डेटा को एक्सप्लेन करते हैं हर एक अलग अलग ओपीडी का, सो दैट आप बेटर एनालिसिस समझ सको। ये नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारी डायग्नोस्टिक की सर्विसेज की वेटिंग टाइम को लेके, लाइक रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी का आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हो। अगेन आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो और 1 घंटे से ज्यादा इसका भी बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लैब का सैंपल है जो कि आप देख पा रहे होंगे। टर्न अराउंड टाइम रेडियोलॉजी का भी एग्जांपल है जिसमें अलग अलग सर्विसेज को लेके भी हम फोकस करते हैं।
ये 24 नंबर है टाइम टेकन फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज में कितना समय लग रहा है। इसके लिए आप अपना डेटा कैप्चर करते हो, और डेटा कैप्चर करते समय दो बातों का ध्यान रखते हो कि डॉक्टर ने कितने समय आपको रिकमेंड किया है डिस्चार्ज बनने का, और कितने बजे मरीज के हाथ में डिस्चार्ज समरी आ गई है। इन दोनों के बीच का जो समय का गैप है वो इस इंडिकेटर का फोकस होता है। इसे मिनट के फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं और इस तरीके को कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर कंसेंट को लेके हम ऑडिट करते हैं अपनी पेशेंट फाइल का, और जिसको ऑडिट करने के लिए हम आपको एक सैंपल दिखाएंगे आगे कि किस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो अपनी कंसेंट ऑडिट को। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का है, और 5% से ज्यादा इसका बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो इंडिकेटर नंबर है वो 26 है, और जिस इंडिकेटर में हमारा फोकस है स्टॉक आउट्स को लेके, इंक्लूडिंग इमरजेंसी ड्रग्स। बहुत सारे लोगों को इस चीज पे कंफ्यूजन रहता है कि हमको सिर्फ इमरजेंसी ड्रग का ही स्टॉक आउट नोट करना है, हमको बाकी ड्रग्स का नोट नहीं करना है। तो आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। हम लोग जब शुरुआत करते हैं अपने डेटा कैप्चर करने के लिए, तो हम लोगों को सिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि आप इमरजेंसी ड्रग्स का स्टॉक आउट फॉलो करना शुरू करें, सो दैट लोग बेसिक स्टैंडर्ड को समझें। लेकिन जैसे जैसे हमारी डेटा कैप्चरिंग शुरू हो जाती है, हमको बेसिक डेटा मिलना शुरू हो जाता है, फिर हमारा फोकस ये रहता है कि हम बाकी ड्रग से स्टॉक आउट को भी कवर करें, और इस इंडिकेटर को प्रॉपरली एनालाइज करके इसका करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लगाएं। ये भी परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट होता है इंडिकेटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है। सो ये स्टॉक आउट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से रखते हो, इसका बेंचमार्क जो है वो 0% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी स्टॉक आउट नहीं होनी चाहिए इमरजेंसी ड्रग्स, फोकस ये है। और एनएबीएच भी इस चीज को लेके बहुत सीरियस रहता है। जब भी कोई असेसमेंट होता है तो उसके दौरान ये इस चीज को लेके डिस्कशन भी किया जाता है कि आप बेंचमार्क क्या रख रहे हैं और कितनी बार इमरजेंसी ड्रग्स का आपका स्टॉक आउट हुआ है। और यहाँ पे इसको समझने के लिए मैंने एक छोटी सी एक लिस्ट भी साथ में शेयर की है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इमरजेंसी ड्रग्स भी यहाँ पे जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन मॉक ड्रिल्स। अब ये इंडिकेटर सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी है मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के इमरजेंसी कोर्स का जब हम मॉक ड्रिल करते हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन जो रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट में जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं उनमें, या जो नॉन कंप्लायंसेस होते हैं उनको हम नोट करते हैं, और उसके बाद हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने लिखा है फायर की मॉक ड्रिल, डिजास्टर मॉक ड्रिल, कोड ब्लू मॉक ड्रिल, और किसी भी तरीके की लाइक कोड पिंक मॉक ड्रिल। ये सारी मॉक ड्रिल्स को हम कंडक्ट करते हैं, और कंडक्ट करने के बाद उसके ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को हम इवेल्युएट करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक चेकलिस्ट बनानी होती है। इस चेकलिस्ट का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि आप अपनी चेकलिस्ट बना सकते हैं। पर्टिकुलर ये कोड वायलेट की है, और इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लिए हैं, सेक्शन लिए हैं। दो सेक्शन है कि इमीडिएट रिस्पांस कैसा था स्टाफ का, और दूसरा सेक्शन है कि स्टाफ की नॉलेज कैसी थी उस पर्टिकुलर इमरजेंसी कोड के बारे में। वहां पे आप अपनी स्कोरिंग करते हैं। यदि आपका स्कोर पॉइंट जो है वो निकल के आता है, यहाँ पे हमने नीचे पूरा एक वो दिया हुआ है डिटेल्ड कि 70 to 75% पॉइंट्स हैं तो एक्सीलेंट है, 61 to 70% आपका स्कोर आता है तो एक्सेप्टेबल है, और 50 to 60% तो डिपार्टमेंट एंड सर्विस रिक्वेस्ट को लेके कि आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अपने टारगेट करते हो और उसे फोकस करते हो। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मॉक ड्रिल्स की जो निकल के आती हैं उसको आप देखते हो इस तरीके से, आप अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो। और आप कई बार कुछ हॉस्पिटल क्या करते हैं, अलग अलग स्लाइड बनाते हैं, कोड पिंक की अलग बनाएंगे, कोड रेड के अलग बनाएंगे, और उसमें फिर लिखते हैं कि उस पर्टिकुलर कोड के जो ऑब्जर्वेशन थी वो पर्टिकुलर मंथ में क्या क्या थी, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या थी आपकी, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन मॉक ड्रिल लिखा है ना, तो कितनी वेरिएशंस आपकी आई उस मॉक ड्रिल के दौरान वो आपको लिखनी होती हैं, और फिर फर्दर करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन भी आपको लिखना होता है। इसको लेके भी हमने एक सेपरेट फ्री कोर्स बनाया है नॉलेज साथी के प्लेटफॉर्म पे,
सर्टिफिकेट इन अवेयरनेस अबाउट इमरजेंसी कोड्स प्रैक्टिसेस एंड ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। हर एक कोड के बारे में हमने डिटेल में बताया है, उसकी ऑब्जर्वेशन की शीट कैसे होती है वो बताइए, किस तरीके से आपको लिखना होता है वो बताया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉलेज साथी के मोबाइल ऐप के थ्रू आप इसे कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। अगला इंसिडेंट है, इंसिडेंट कह रहा हूँ सॉरी, इंडिकेटर है 28 नंबर, जिससे हम पेशेंट फॉल के नाम से जानते हैं, और इसको 1000 पर पेशेंट डेज से हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो परसेंटेज के फॉर्म में हम देखते हैं। मंथली इसकी हम फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हैं, और इसमें हमें क्या क्या कवर करना है। एज अ फॉल डिफाइंड एज लॉस ऑफ अपराइट पोजीशन दैट रिजल्ट इन अ लैंडिंग ऑन द फ्लोर। आप कोई भी मरीज अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के गिर जाता है, या गलती से जो है वो अपने बेड से गिर जाता है, स्ट्रेचर से गिर जाता है, व्हील चेयर से गिर जाता है, या सीढ़ी चढ़ते समय अचानक से गिर जा रहा है, रैंप चढ़ते समय गिर जा रहा है, तो ऐसे सारे इंसिडेंट्स को हमें रिपोर्ट करना चाहिए और उससे फिर फर्दर करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के लिए काम करना चाहिए। तो इसका भी बेंचमार्क 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे एक गड़बड़ी थी पीपीटी में, ये यूनिट इसकी परसेंटेज नहीं है, ये आपकी 1000 से पेशेंट पर डे 1000 से कैलकुलेट होगी। ये टाइपिंग एरर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसको करेक्ट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि नंबर ऑफ फॉल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट डेज इनटू 1000। यहाँ इस तरीके से कैलकुलेशन आप करते हो। बेंचमार्क 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका रिपोर्टिंग फॉर्म आपके ऑर्गेनाइजेशन का बना होना चाहिए। 29 नंबर इंडिकेटर जो है वो है परसेंटेज ऑफ नियर मिस। अब बेसिकली जो नियर मिस का कंफ्यूजन है वो बहुत बार ये है कि नियर मिस कैलकुलेट होगा नहीं होगा, तो इस बार इसके लिए सेपरेट इंडिकेटर ही बना दिया। तो नियर मिस पहले इंडिकेटर नहीं था, अब इस बार इंडिकेटर बना है। परसेंटेज ऑफ नियर मिस में वो केसेस आते हैं जो कि घटना घटित होते होते रह गई। जिन केसेस में घटना घटित होते होते रह गई, उन केसेस को हम नियर मिस के केस में हम लेते हैं, और फिर हम इस चीज को कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीजों को कि हमने बहुत क्लियरली लिखा, नियर मिस इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट डिड नॉट रिजल्ट इन इंजरी, इलनेस और डैमेज बट हैड द पोटेंशियल टू डू सो। मतलब कि यदि वो घटना घटित हो जाती, अगर वो गलती हो जाती और मरीज तक पहुंच जाती, और उस मरीज को नुकसान पहुंचने की संभावना तो 100% थी, बट कई बार वो कंट्रोल्ड मैनर में, या किसी आपके साथी ने या किसी भी व्यक्ति ने आपको टोक दिया, और उसके लिए आपको नियर मिस की कैटेगरी में आप इस इंसिडेंट को कैलकुलेट करें, आप इसे इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नियर मिस के केसेस पता होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, बट उसे कैलकुलेट नहीं करते, ना ही कैलकुलेट करते हैं, ना उसे एनालाइज करते हैं, और ना ही उस पर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। मोस्टली आप इंस्टीट्यूशन की प्रेजेंटेशन में आप देखोगे कि लोगों का 0 0 0 ही डेटा दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे केसेस मिलते हैं जिसमें कि इंजरी होने की संभावना थी, बीमारी होने की संभावना थी, या किसी भी तरीके का डैमेज होने की संभावना थी, बट वो इंसिडेंट होते होते रह गया। इसके लिए आपको लगता है कि यार इसकी रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है। तो एनएबीएस ट्रेडिशन में वो बोला गया है कि नियर मिस के केसेस को आपको रिपोर्ट करना है, और ऐसे सारे इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है जो कि अगर घटित हो जाते तो उससे मरीज को नुकसान पहुंच सकता था। इसका अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कुछ इस तरीके से रखते हैं। और नियर मिस का बेंचमार्क की अगर मैं बात करूं तो आप 1 ले सकते हैं, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन के नाम पे आप वहाँ पे रूट कॉज एनालिसिस और करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि patient was about to fall in washroom, but nursing staff accompanied him and also grab bar was installed, so fall was prevented due to trained nursing staff and presence of safety equipment in washroom। आप इस तरीके का रूट कॉज एनालिसिस बना सकते हैं, करेक्टिव एक्शन लिख सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन लिख सकते हैं। पेशेंट एंड अटेंडेंट्स वर काउंसल्ड टू नॉट टू टेक पेशेंट टू वॉशरूम इन एब्सेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ टू ऑलवेज कंपनी अ पेशेंट सो टू प्रिवेंट सच इवेंट्स। इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंडिकेटर आ जाता है निडल स्टिक इंजरीज के इंसिडेंट के ऊपर। इसको भी हम
पर 1000 पेशेंट डेज में हम कैलकुलेट करते हैं और वो सारे केसेस को हम मॉनिटर करते हैं। इसमें दो तरीके के केसेस जनरली दिखाई देते हैं। एक वो केसेस जिसमें कि फ्रेश निडल के जरिए निडल स्टिक इंजरी हुई है, और दूसरे जो कि पेशेंट पे ऑलरेडी यूज हो चुकी है निडल, उसकी इंजरी हुई है। अब जो फ्रेश निडल है या फिर यूज्ड निडल है, दोनों के ही केस में आपको अगर कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो निडल स्टिक इंजरी के केस में आप उसे रिपोर्ट करें और उसका फॉर्म भर के रखें। फर्दर अगर वो फ्रेश निडल थी तो उसमें फर्दर जो है कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दी गई है कि आपको उसका कोई ट्रीटमेंट कराना है या फर्दर डॉक्टर की कंसल्टेशन करानी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मरीज पे वो निडल यूज हो चुकी है तो फिर उस केस में हमें डॉक्टर के कंसल्टेशन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसका जो है बेसिकली हमारा फोकस है वो जो है इस तरीके से हम कुछ डेटा को कैप्चर करते हैं। बेंचमार्क हम अपना एक से अधिक नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बेंचमार्क बनाते हैं, पेशेंट डेज कैलकुलेट करते हैं, फिर रूट कॉज एनालिसिस और प्रिवेंटिव एक्शन कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जो मुझे दिखाई देता है, जो कि NABH ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है, वो है 31, जिसमें हम एप्रोप्रिएट हैंडओवर ड्यूरिंग चेंजिंग द शिफ्ट पर पेशेंट पर शिफ्ट हम देखते हैं डॉक्टर और नर्सेज दोनों के लिए। तो हैंडओवर क्या है? हैंडओवर एक कम्युनिकेशन है जो कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अपनी ड्यूटी के खत्म होने के समय बता के जाता है। तो इसके लिए हमने क्या है कि इसको आप ग्राफिकली इस तरीके से प्रेजेंट करते हो। एक ऑडिट के थ्रू आप इसे मॉनिटर करते हो कि हैंडओवर कितने हुए डॉक्टर से डॉक्टर के बीच में, नर्स से नर्स के बीच में, और फिर आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो अलग अलग पीपीटी में। बेंचमार्क मिनिमम 90% होना चाहिए आइडियली। कंप्लायंस रेट टू मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल लेटर्स, इसके लिए क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे ओपीडी के पर्चे हैं या ओपीडी के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, हम सिर्फ उनको ही फोकस करते हैं। दिस इंक्लूड ओनली ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन। जो कंप्लायंस रेट हमें देखना होता है प्रिस्क्रिप्शन का इन कैपिटल लेटर्स को लेके, वो हमारा ओपीडी के लिए फोकस्ड है, सिर्फ आईपीडी के लिए नहीं है, ओपीडी के लिए फोकस्ड है। और इसमें हमें परसेंटेज के फॉर्म में और हर मंथ इसका डेटा कैप्चर करना चाहिए। अच्छा, ये कुछ स्लाइड ऊपर नीचे हो गई जो कि मैं बता दूं कि डॉक्टर्स हैंडओवर का कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि किस तरीके का हमें अपना रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। तो ये मणिपाल हॉस्पिटल का रजिस्टर है। इसमें आप शिफ्ट टाइमिंग लिखते हो, पेशेंट का नेम लिखते हो, बेड नंबर लिखते हो, पेशेंट की डायग्नोसिस लिखते हो, क्रिटिकल अलर्ट्स अगर कुछ हैं तो वो लिखते हो, या कुछ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर कंसल्टेशन रेफरल्स हैं तो वो लिखते हो। फिर हैंडओवर गिवन बाय और हैंडओवर टेकन बाय। इसको इस तरीके से आप अपने हॉस्पिटल का एक रजिस्टर बना सकते हो हैंडओवर के लिए। नर्स का हैंडओवर उसकी पेशेंट फाइल में हो जाता है, डॉक्टर्स के लिए है ये। नर्स के हैंडओवर के लिए आप इस तरीके का फॉर्म एंड फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली कुछ लोग इस तरीके का नर्सिंग हैंडओवर का फॉर्मेट यूज करते हैं नर्सिंग हैंडओवर के लिए, मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों टाइम। इसकी आप प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं पर शिफ्ट पर पेशेंट के लिए। ऑडिट के थ्रू आप इसकी डेटा कैप्चरिंग करते हो, फिर बाद में फर्दर एनालिसिस करते हैं। लास्ट इंडिकेटर है कंप्लायंस टू रेट मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सिर्फ ओपीडी के प्रिस्क्रिप्शन पे हमें फोकस करना है, और हमको इसको 100% कंप्लायंस के लिए हमें अपना बेंचमार्क भी 100% इसे रखना चाहिए। सो ये जो है ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन का जो एक ऑडिट है का फॉर्मेट है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि इस तरीके से आप अपने हॉस्पिटल में ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने महीने के एंड में डेटा को कैप्चर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज। एक तो ये है कि ये इमरजेंसी ड्रग की लिस्ट है, जिसको आप अपने हॉस्पिटल को आप अपनी बना सकते हो कि इंजेक्शन की लिस्ट अलग, टैबलेट की अलग। आप जो कंसेंट का जो इम्प्रॉपर कंसेंट, इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर कंसेंट का जो ऑडिट है, वो कुछ इस तरीके से आप अपने हॉस्पिटल का बना सकते हो, और जिस ऑडिट के जरिए महीने के एंड में इस क्वालिटी इंडिकेटर का डेटा आप कैप्चर करके एनालाइज कर सकते हो कि पर्टिकुलर पेशेंट में कौन कौन सा कंसेंट लिया जाना चाहिए था, और वो किस हद तक कंप्लीट था और किस हद तक इनकम्प्लीट था। एक जस्ट एक एग्जांपल है। इस तरीके से आप अपने और डिटेल्ड ऑडिट की शीट भी बना सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए डाला है। नर्स पेशेंट रेशियो जो है, ये फॉर्म जो है वो आईसीयू के लिए सेपरेट है और ये वार्ड के लिए सेपरेट है।
यहाँ वार्ड में डिपार्टमेंट के नाम ऐड हो जाते हैं, बट ये चूंकि डेडिकेटेड आईसीयू है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ नर्सेज और नंबर ऑफ पेशेंट उस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने थे ये आपको डेली नोट करने होते हैं, और महीने के एंड में इसी के अकॉर्डिंग आप अपना नर्स पेशेंट रेशियो कैलकुलेट कर। अब एक लास्ट में इंफॉर्मेशन कि जिन लोगों को एनएबीएच में इंटरेस्ट है तो वो हमारा एक डिटेल्ड कोर्स है एनएबीएच का, जिसमें हम इन दिनों कुछ नया कर रहे हैं। एक तो पूरा एनएबीएच का 5th एडिशन का कोर्स हम हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाते हैं डिटेल में। साथ ही साथ हम आपको इस समय एक ऑफर दे रहे हैं कि लीन सिक्स सिग्मा, जो लोग समझते हैं क्वालिटी प्रोजेक्ट को लेके या सिक्स सिग्मा को लेके जो हमें एनएबीएच 5th एडिशन में बोला गया है, उसके बारे में हम आपको अलग से कोर्स इसमें देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ क्लिनिकल ऑडिट कैसे किया जाता है उसका भी कोर्स हम आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। टोटल कॉस्ट जो है इसका कॉम्बो 16,000 का है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो 7,080 रुपए में मात्र ये तीनों कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। ये कुछ ही समय के लिए हमने ऑफर निकाला हुआ है। अगर कोई आप में से ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज साथी परिवार की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं जल्दी दोबारा मिलेंगे।